गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो जो आपके पाठ्यक्रम में एक है, इसमें से जो दूसरा अध्याय है मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती के द्वारा रचित ये अध्याय है। सर्वप्रथम आप कृष्णा सोबती जी का जो जीवन वृत्तांत है वो जान लीजिएगा। इसके उपरांत इस अध्याय का जो सारांश है उसे जानेंगे। ठीक है, तो ये जो कृष्णा सोबती के द्वारा जो ये रचित रचना मियां नसीरुद्दीन हमारे पाठ्यक्रम में ये रेखा चित्र के रूप में है। कैसी विधा है ये? रेखा चित्र। ठीक है, तो कृष्णा सोबती का जीवन वृत्तांत अगर जानते हैं तो सर्वप्रथम ये पंक्तियां जानेंगे। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। सन 1925 में कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ था और गुजरात में, जो कि उस समय पश्चिमी पंजाब था और वर्तमान में ये पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा सोबती जी की जो रचनाएं हैं, जिंदगी नामा ये सुप्रसिद्ध रचना रही है इनकी। दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये सब चित्र व संस्मरण के रूप में है जो हमारे पाठ्यक्रम में मियां नसीरुद्दीन से संबंधित जो ये मियां नसीरुद्दीन से संबंधित अगर रचना को देखे तो हम हसमत नामक जो ये इनकी रचना रही है कृष्णा सोबती जी की, हम हसमत से ये जो हमारे पाठ्यक्रम में ये जो रेखा चित्र के रूप में आया, हम हसमत से इसे अवतरित किया गया है। हम हसमत से इसे संकलित हम हसमत में ये संकलित है। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन नामक जो अंश है। तो आगे देखिए, अगर सम्मानों की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इस महान लेखिका को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राय मासूम रजा के आधा गांव और भीषम साइनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। और संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी जो कृति है, कृति का विशिष्ट स्थान है जिसमें अपने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में विविधता भी रही है, उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांगपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ठीक है, तो अब बात आती है ये जो आपके पाठ्यक्रम में मियां नसीरुद्दीन, इसमें से संबंधित अगर थोड़ा सा सारांश जाने तो इसमें क्या बताया गया है मियां नसीरुद्दीन में। मियां नसीरुद्दीन सचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नान बाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को उभारा है, उनकी रुचियों को प्रकट किया है। मियां नसीरुद्दीन का जो स्वभाव है उस स्वभाव को इसमें उनके स्वभाव को इसमें उजागर किया है। इस अध्याय के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से मियां नसीरुद्दीन की जो मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को, उनकी रुचियों को और उनके स्वभाव को उजागर किया है लेखिका ने। और इसमें मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की जो कला है और उसने अपनी खानदानी महारत को भी इसमें बताया है।
उनकी खानदानी महारत को भी लेखिका ने बताया है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे के जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और काम को करके सीख प्राप्त करते हैं, और यही कहते हैं कि जो काम हम करेंगे उससे जो सीख प्राप्त होगी, असली हुनर उसी को मानते हैं। ठीक है, तो ये इस अध्याय का जो सारांश है ये है। अब इसमें जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों को देख लीजिएगा एक बार, फिर इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। कठिन शब्द इसमें जो आए हैं आपके, सर्वप्रथम आया है आपका जो ये कठिन शब्दों के रूप में नान बाई। नान बाई होता है जो तरह तरह की रोटियां बनाने वाला होता है, रोटियां बनाने वाला और जो बेचने का काम करता है उसको नान बाई बोलते हैं। काइया, काइया धूर्त या जो चालाक होता है उसके लिए प्रयोग होता है। पेशानी, पेशानी, ये पेशानी का मतलब होता है माथा या मस्तक। अखबार नवीस, पत्रकार। खुरापात, शरारत। इल्लम, इल्लम होता है जानकारी, ज्ञान या विद्या। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। और मीना साज, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। वालिद, वालिद क्या होता है पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहल्लत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला जो समय होता है। लम्हा भर, पल भर या क्षण भर। नसीहत, सीख या शिक्षा। बजा फरमाना, एक बात कहना। सागिर, शिष्य। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा या श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। करेरा, किसी को घूर कर देखना। रुमाली, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, कष्ट उठाना या तकलीफ उठाना। और मजमून, मजमून का मतलब होता है मामला या विषय। ये इस अध्याय में जो कठिन शब्द है, इन कठिन शब्दों के अर्थ आपने जान लिए हैं। अब शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो पेन पेंसिल साथ में रखना, जो भी कठिन शब्द आएंगे इनके अतिरिक्त उनके अर्थ आप साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन साहब उस दिन अपन मटियामल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के दुम दड़ाकों में नान भाइयों की मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लोग उनके मसीह अंदाज का। साहबो क्या होता है? साहब होता है दोस्तों, अपन। अपन का मतलब है हम या मैं। और फिर आगे है मसीहो। मसीहो का मतलब होता है जो ये होते हैं बॉडीगार्ड्स होते हैं, यानी कि संरक्षक, रक्षा करने वाले। धूम धड़ाके, धूम धड़ाके का मतलब होता है जो भीड़ भड़ाका का, भीड़ भड़ाका जहाँ पर ज्यादा होता है। धूम धड़ाके से मतलब है धूमधाम या भीड़ वाले क्षेत्र। नान बाई, नान बाई का मतलब होता है रोटी बनाने वाला और बेचने वाला। रोटी बनाने और बेचने वाला, उसके लिए प्रयोग होता है नान बाई। लुत्फ, लुत्फ, लुत्फ का मतलब क्या होता है मजा या सुख प्राप्त करना। अंदाज, अंदाज का मतलब होता है ढंग या तरीका। ठीक है, अब ये जो पंक्ति आई है हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या मतलब है? इस पंक्ति से यही मतलब है कि हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके नामक ये जो पंक्ति आई है, ये जो शब्द आए है, इससे यही मतलब है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र के
हजारों हजार प्रतिभाशाली जो टैलेंटेड लोग हैं वो रोज अपनी चकाचौंध दिखाकर चहल पहल मचाए रखते हैं। दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, साहित्यिक कलाकार हैं या कला के क्षेत्र में जो जिनका जिनकी रुचि है, ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे टैलेंटेड जो पर्सन है, वो टैलेंटेड पर्सन क्या करते हैं, अपनी अपनी कलाकारी दिखाकर अपने विचारों से प्रभावित कर कर क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते रहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मूल्य की ओर निकल गए। आड़े क्या होता है? आड़े होता है तिरछा। आड़े क्या होता है? तिरछा। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर, संते देख ठिठके। अब निहायत क्या होता है? निहायत होता है बिल्कुल ही, और फटाफट तुरंत ही। फटाफट का मतलब होता है तुरंत ही, यानी कि पट पट की जो आवाज होती है उसको फटाफट बोलते हैं। ठीक है, और संते, संते का मतलब होता है मलते हुए, उस चीज को मलना। आगे चलिए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। यानी कि ये जो कलाकारी थी मियां नसीरुद्दीन को, ये कलाकारी उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त की हुई थी। ठीक है, ऐसा जो टैलेंट उनके अंदर था कि वो 56 प्रकार का भोग बना सकते हैं, 56 प्रकार का खाना वो बनाना जानते हैं। ये जो टैलेंट है ये मियां नसीरुद्दीन के अंदर कहाँ से आया था? ये उनकी पारंपरिक, यानी कि परिवार के जो बुजुर्गों से, अपने पिताश्री से, दादाश्री से उन्होंने ये चीज ग्रहण की हुई थी। ठीक है, तो आगे चलिएगा। हमने तो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां। काइयां क्या होता है? काइयां होता है जो चालाकी होती है। ठीक है, बोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी क्या होता है? पेशानी मस्तक या माथा, और तेवर, तेवर का मतलब क्या होता है? तेवर होता है उसके भाव, के फीलिंग, अंग्रेजी बोले तो। ठीक है, आगे चलिए। हमें ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाई, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने दे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाना, यानी कि पंच हजारी का मतलब क्या होता है? पंच हजारी का मतलब होता है 5000 सैनिकों का, जिसके 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 अंडर, जिसके अधीन 5000 सैनिक काम करते हो, जिस पर जो 5000 सैनिकों के ऊपर काम करता हो उसे पंचजारी बोलते हैं। अब ये जो बात है ये क्यों कही गई है? ये जो बात है ये क्यों कही गई है? पंचजारी अंदाज से क्या मतलब है? अगर हम सवाल के रूप में देखें कि पंचजारी अंदाज से क्या तात्पर्य है, पंचजारी अंदाज का मतलब यही है कि बड़े सेनापतियों का जो अंदाज होता है। मुगलों के जमाने में 5000 की सेना के अधिकारी या नायक को ही पंचजारी नायक कहते थे। जब जिस समय मुगलों के जमाने की बात करें, और उस समय जो सैनिक 5000 सैनिक होते थे उस सेना के अंदर, और उस सेना का जो नायक होता था, उस 5000 सेना का जो नायक होता था, उस नायक को ही पंचजारी नायक कहते थे। उस नायक को ही क्या कहते थे? पंचजारी नायक। और उसकी चाल डाल और बोल चाल में बहुत ज्यादा अक्कड़ रहती थी, और उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत ही दृढ़ होता था। और इस तरह से मियां नसीरुद्दीन की बातचीत में भी वैसा ही गर्व और वैसी
वैसा ही आत्मविश्वास, वैसी चाल डाल, वैसा ही बोल बाल, वैसी अक्कड़ हमें, यानी कि हमें से मतलब है कि लेखिका को कि उनकी वैसी ही अक्कड़, वैसी चाल डाल, वैसा ही बोल बाल, वैसा ही आत्मविश्वास, किसकी भांति आत्मविश्वास, किसके भांति बोल चाल, किसके भांति चाल डाल, यानी कि जो सेना के ऊपर जो नायक होता था, जिसको पंचजारी नायक के नाम से जाना जाता था मुगलों के जमाने में, उसकी भांति जैसा व्यक्तित्व उस पंचजारी नायक का होता था, वैसा ही व्यक्तित्व देखने को किसका मिला? मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व भी वैसा ही था। किसके समान था मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व? यानी कि यहाँ पर समता प्रकट की गई है, समानता बताई है, और उसमें क्या समता प्रकट की गई है? पंचजारी की और इसकी क्या नाम, मियां नसीरुद्दीन की। मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को किसके समान बताया? पंचजारी नायक के समान बताया है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आप देखा और मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस क्या होते हैं? अखबार नवीस होता है पत्रकार, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं। ठीक है, आगे है अखबार नवीस तो नहीं है, नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। खुरापात होता है शरारत। ठीक है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। हम तो दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला जिनके पास कोई भी काम काज नहीं होता, जो खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठने वालों को निठल्ला बोलते हैं। खाली बैठने वालों को निठल्ला बोलते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म के, यानी कि किस्म किस्म क्या होता है? अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तरह तरह की, किस्म किस्म की रोटी, रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म क्या होता है? इल्म होता है शिक्षा या ज्ञान। ठीक है, हासिल करना यानी कि प्राप्त करना। आगे चलिए, मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे फेर देना, यानी कि कंचे का मतलब पुतली, कि जो आंखों की पुतली है उसको किसकी ओर फेर दिया था? जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे मियां नसीरुद्दीन से। आगे चलिएगा, फिर तरेर कर बोले। तरेर कर का मतलब क्या होता है? खींच कर। क्या क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इलम लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास। नगीना साज क्या होता है? नगीना साज होता है, नगीना बनाने का काम करने वाले जो होते हैं, नगीना करने वाले होते हैं, उनको नगीना साज बोलते हैं। क्या आईना साज के पास प्रसन्न शैली है? क्या आईना साज के पास? आईना साज क्या होता है? आईना साज होता है, आईना होता है दर्पण, साज होता है उसका निर्माण करने वाला, सजाने वाला, दर्पण को सजाने वाला, यानी कि दर्पण को बनाने वाला। ठीक है, क्या मीना साज के पास? मीना साज क्या होता है? मीना साज होता है जो सोना चांदी पर रंग करने का जो काम करते हैं, उन्हें मीना साज बोलते हैं। तीन तरह के शब्द आ गए, ये सभी उर्दू शब्द है। नगीना साज, नगीना साज या नगीना जड़ने वाले। ठीक है, नगीना लगाने वाले। आईना साज, आईना बनाने वाले, दर्पण बनाने वाले। और मीना साज, मीना साज का मतलब क्या होता है? जो सोना चांदी है, सोने चांदी पर रंग करने का जो काम करते हैं, उन्हें मीना साज बोलते हैं। या आगे चलिएगा, या रफूगर, रंगरेज या तैली तंबोली से सीखने जाएगा। हेलो, बढ़िया, आप अपने आप को म्यूट कीजिए वरना क्लास से रिमूव हो जाओगे। बीच में किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। या रफूगर, रंगरेज या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। रफूगर, रफूगर का मतलब क्या होता है? जो फटे
कपड़ों के धागे बनाकर उसको जोड़ने का काम करता हो, ठीक है। यानी कि फटे कपड़ों के धागे जोड़कर पहले जैसा बनाने वाले को रफूगर बोलते हैं। यानी कि जो फटे पुराने कपड़े हैं और उन्हें जोड़कर, उन फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर उसे उसका पहले जैसा ही वास्तविक रूप देने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, रफूगर बोलते हैं। और रंगरेज, रंगरेज क्या होता है, रंगरेज का मतलब होता है जो कपड़ों के अंदर रंग करने का जो काम करते हैं उन्हें रंगरेज बोलते हैं। और तंबोली, तंबोली का मतलब होता है जो पान लगाने वाले होते हैं, पान बनाने वाले जो होते हैं उन्हें तंबोली बोलते हैं। आगे चलिए, क्या फरमा दिया, फरमान क्या का मतलब है जो भी संदेश है, जो कुछ भी कहना है। साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा है, खानदानी यानी कि पारिवारिक। वाली इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, जो कुछ भी उन्होंने सीखा था अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा था। वालिद क्या होता है, वालिद होता है पिता, और उस्ताद गुरु, यानी कि अपने पिता को ही गुरु माना हुआ था, ठीक है। तो आगे चलिएगा, मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई ऐसा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना, अपनाना, किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना, यानी कि स्वीकार कर लेना। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। जो बाप दादा का हुनर था, बाप दादा का हुनर, बाप दादा का हुनर, हुनर से मतलब होता है जो कला है, वही उनसे पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। वालिद मरहूम के वालिद यानी कि पिता के मर जाने के बाद, मरहूम क्या होता है, मरहूम होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं मरहूम। उठ जाने पर, उठ जाने से मतलब है मर जाने पर, मर जाने के बाद, ठीक है। और ठिये, ठिया क्या होता है, ठिया होता है जो जगह होती है, जो गद्दी होती है, उसको ठिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ठिया, ठीक है। आगे चलिएगा, आपके वालिद प्रश्नशाली है, ठीक है, यानी कि उन्होंने उनसे प्रश्न किया है कि आपके वालिद मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लम्हा भर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। आंखों के आगे चेहरा जिंदे होने से मतलब यही है कि उन्हें अपने पिताश्री की जो स्मृतियां, जो यादें हैं वो हो आई थी, ठीक है, उनकी यादें उन्हें ताजा हो गई थी। तो आगे चलिए, मियाँ बरकत साई नान भाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कल्लन। आला क्या होता है, आला होता है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है, जो श्रेष्ठ होता है, ठीक है, उसे आला बोलते हैं। आला नान भाई मियाँ कल्लन के नाम से, यानी कि उनके जो वालिद थे, वालिद किस नाम से जाने जाते थे, मियाँ बरकत साई नान भाई गड़ैया वाले के नाम से जाने जाते थे। और उनके दादाश्री किस नाम से प्रसिद्ध थे, आला नान भाई मियाँ कल्लन के नाम से, आला नान भाई मियाँ कल्लन के नाम से, ठीक है। तो और ये किस नाम से मशहूर हुए थे, मियाँ नसीरुद्दीन के नाम से, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद होगी। नसीहत क्या बताया था मैंने, नसीहत होता है जो सीख होती है, जो उन्हें शिक्षा दी गई होगी, ठीक है। नसीहत काहे की मियाँ, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, यानी कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने आपको कोई भी इस कामकाज से संबंधित आपको कोई सलाह दी होगी, कोई सीख दी होगी, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया मियाँ नसीरुद्दीन ने कि नसीहत, नसीहत ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, कोई नसीहत वसीयत नहीं दी। नसीहत आती है तो काम करने से ही नसीहत आती है।
अगर सीख प्राप्त होती है तो काम काज के करने से ही सीख प्राप्त होती है, ऐसी कोई सीख प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये कहना था मियां नसीरुद्दीन का। बजा फरमाया, बजा फरमाया है, बजा फरमाए का मतलब होता है ठीक कहना, ठीक ठाक कहना। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए, ये बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नासिरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे। दो तीन कस खींचने से मतलब है दो तीन लंबी लंबी सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें लेना। कस खींचने का मतलब है सांस खींचना या सांस लेना। ठीक है, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब सच, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जब छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा जब मदरसे में जाता है या स्कूल में जाता है, जैसा उसका गुरु, जैसा उसका शिक्षक या शिक्षिका उसे जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही वो बच्चा बोलता है। अगर गुरु बोलेगा, गुरु ये कहेगा अलिफ, तो बच्चा भी क्या कहेगा अलिफ। अगर उसका गुरु ये कहेगा कि बे, तो बच्चा भी बे कहेगा। अगर गुरु कहेगा जिम, तो बच्चा भी जिम ही कहेगा। ये जो अलिफ, बे और जिम, ये इस प्रकार के जो शब्द आए हैं ये फारसी लिपि के अक्षरों के नाम है। एक किसके नाम है? फारसी लिपि के, जो फारसी लिपि है, फारसी लिपि के अक्षरों के नाम है ये सभी, अलिफ, बे और जिम। ठीक है, आगे चलिएगा। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है। सिर पर धरना, सिर पर मारना। ठीक है, और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द क्या होता है? चेला। और परवान क्या होता है? उन्नति करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बातचीत में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, मदरसे क्या होता है? मदरसे, स्कूल में। ठीक है, न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। कच्ची क्या होता है? कच्ची होता है जो पहले से, पहली की कक्षा होती है, जो पहले से, जो पहली से पहली की जो कक्षा होती है ना, पहली जो क्लास होती है, पहली क्लास से पहले की जो क्लासेज होती है उनको कच्ची बोलते हैं, कच्ची कक्षा। आजकल की नर्सरी लगा लीजिएगा, यूकेजी लगा लीजिएगा, एलकेजी लगा लीजिएगा, ये जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है इनको ही कच्ची पहली बोलते हैं। जैसे आजकल तो ये शुरू हो चुकी है एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, लेकिन अगर हम बात करें 15-20 वर्ष पहले की, तो आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में बच्चे जाते थे। स्कूल में फर्स्ट क्लास में जाने से पहले वो 2-4 महीने, 6 महीने या साल बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजा जाता था गांव में। ठीक है, आजकल भी आंगनवाड़ियां हैं लेकिन आजकल इतनी आकर्षित नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य से संबंधित है। सरकार भी सिर्फ आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े जुटाना चाहती है, और जो उसके कर्मचारी है आंगनवाड़ी के वो भी अच्छे से देख रेख नहीं करते, उन्हें उनका भी अपना स्वार्थ होता है। ठीक है, तो पहले
आंगनवाड़ियों में भी क्या किया जाता था, अच्छे से सीख प्राप्त होती थी। जो कुछ हमें ये आजकल नर्सरी कक्षा में या फिर एलकेजी यूकेजी में हम सीखते हैं, वो उस समय आंगनवाड़ियों में सिखाया जाता था, बताया जाता था। और वहाँ पर भी टीचर होते हैं आंगनवाड़ियों में। ठीक है, तो आगे चलिएगा। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। 3 जमात यानी कि कच्ची, पक्की और पहले पक्की उसकी जो पहली कक्षा से पहले की जो क्लास थी वो पहली और दूसरी, उन 3 जमातों का क्या हुआ। जमात क्या होती है, कक्षा। क्या हुआ उन 3 क्लासों का। क्लास भी क्या होते हैं, कक्षा ही होती है। अपना ख्याल था कि हम अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। दागते रहने का मतलब है सवाल जवाब करते रहना। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खूचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिएगा। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा। मंदे मंजे अंदाज का मतलब होता है जो कुशल तरीके से होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं सवाल जवाब करने में या उनका जवाब देने में। ठीक है, सवाल करने में या उनका जवाब देने में, सवाल जवाब करने में जो माहिर होते हैं। कहने का मतलब सा कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम ऊंचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नंद भाई होने का जिक्र किया, यहाँ और भी नान भाई है। मियां ने गोरा बहुत तेरे होता है बहुत अधिक। बहुत तेरे का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। ठीक है, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। चक्कर काटना, घूमते रहना। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए। जहाँ पन्ना का मतलब क्या होता है, जहाँ पन्ना का मतलब होता है राजा या बादशाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज, क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, रंग लाना, रस उसमें मजा आना, मजेदार बात कहना। बेसब्री से पूछा, बेसब्री होता है व्याकुलता, बेचैनी से पूछा, वह पकवान क्या था। कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए हुए, कुछ देर सोच में खोए हुए खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से, रुखाई क्या होता है, रूखापन। रुखाई क्या होता है, रूखापन से। ठीक है, यह हम न बताएंगे, बस आप इता समझ लीजिएगा। इता का मतलब क्या होता है, इता का मतलब होता है इतना। इता का मतलब क्या होता है, इतना। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा कि एक कहावत है न कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, गढ़ गढ़ी गई, गढ़ी गई का मतलब होता है रची जाना या उसका निर्माण होना, गढ़ जाना। ठीक है, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य होता है काम।
ठीक है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है, आँच से समझे। सिर हिलाना बड़ा ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। लौंडिया का मतलब होता है लड़की। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत उठाने का मतलब होता है कष्ट उठाना। जहमत का मतलब क्या होता है? जहमत उठाना, कष्ट उठाना। ठीक है। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा। जान तो न ले लेंगे उसमें भी। अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कुछ किए, कुछ करने का मतलब क्या होता है? मर जाना। कुछ करने का मतलब क्या होता है? कुछ करना, मर जाना, संसार से चले जाना। मोहलत क्या होता है? मोहलत होता है जो समय सीमा होती है। ठीक है। मोहलत का मतलब क्या होता है? जो समय सीमा होती है। इस मजमून पर हमसे, मजमून क्या बताया था? टॉपिक या विषय। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया हो तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। मियाँ, बावर्ची खाना क्या होता है? जो राजकीय भोजनालय होता है, राजकीय जो भोजन बनाने का जो स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे बावर्ची खाना बोलते हैं। और बेरुखी, बेरुखी होता है रूखेपन से। बेरुखी क्या होता है? रूखेपन से। ठीक है। बाकी का यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। ठीक है। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हाँ भाई। विनय प्रताप, विनय प्रताप आप न्यू एडमिशन हो बेटा? विनय